सियासी घराना है आपका, बैकग्राउंड आपका बड़ा एक सियासी रहा है। ये बागड़ी ख़ानदान, ये जटों का ख़ानदान है जो कोट यूसुफ में हमारा ख़ानदान इधर है। इतनी घोड़ियाँ मौजूद थी जब आपने होश संभाला है? जो मेरे दादा थे वो थॉरोब्रेड घोड़ियों की ब्रीडिंग करते थे। तो आपका बड़ा अहम किरदार होता है। उससे सिखाया कि वो आगे किस तरह पढ़नी है और बैठना किस तरह है। वो मियां असगर याद और मियां असगर याद जो गोलियां वाले हैं, ये उन्होंने मुझे सिखाया था। तो हमारे साथ रॉयल टेंट पेगिंग की थोड़ी हिस्ट्री। रॉयल को तकरीबन बने हुए अब 46 ईयर हो गए हैं। एक क्वालिटी जो होती है सवार की साथ साथ घोड़ों की, कहने को तो कई हमारे दोस्त कहते हैं कि पहले बड़ा स्टैंडर्ड था, पहले बड़ा, लेकिन कोई हिस्टोरिकल कोई ऐसा घोड़ा मौजूद हो? शुरू में 96 में घोड़ा था मन का राजा, ब्लैक कलर का था, बड़ा मशहूर घोड़ा हुआ। उसके बाद मेरा घोड़ा था मस्त बहार सावेरान था। आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स करवाए। मैंने देखा लोगों को शौक है लेकिन मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की टीम के साथ कि आप बंदा जो है ना वो एटिकेट्स वाला भी होना चाहिए, बाअदब भी होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है। किस लेवल पे हो रही है नेज़ाबाजी अब पाकिस्तान में? जो नेज़ाबाजी का लेवल है इस वक्त वो बड़ा हाई लेवल जा रहा है इस वक्त। सर एज अ जज नेज़ाबाजी इसके रूल्स की एक बुक बने ताकि वो पूरे पंजाब में या KPK में वो रूल जो है ना वो फॉलो हों। बड़ी पुरानी नेज़ाबाजी आप करते आ रहे हैं। इतनी अच्छी गेम है, ये कहीं तबकाती तकसीम में ना आ जाए। घोड़े की ताज़ीम के ऊपर हज़रत खालिद बिन वलीद का एक घोड़ा था जंग खंदक के वक्त। उस घोड़े पे ब्लैक कलर का घोड़ा था, उस घोड़े पे अरबी में 20,000 शेर कहा गया। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आपका होस्ट बिलाल शफ़ी आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मुख्तसर इनका तारुफ बहुत ज़रूरी है। आप सरपरस्त आला हैं रॉयल टेंट पेगिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के, 3 दफ़ा रह चुके हैं एग्जेक्टिव मेंबर EFP, इंटरनेशनल लेवल पे एज अ प्लेयर भी और एज अ टीम मेंबर भी नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान की। इंटरनेशनल जज नेज़ाबाजी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जजिंग भी कर चुके हैं। 2010, 2011 और 2013 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी प्लेयर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पाकिस्तान के परचम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और 2004 फरवरी के महीने में फोर्ट्रेस स्टेडियम नेशनल चैंपियनशिप के चैंपियन भी रह चुके हैं। रिटायर्ड हुए हैं ADCR मेरी मुराद चौधरी जुल्फकार अली बागड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, मेहरबानी, आपने आज वक्त में दिया। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना टाइम निकाला है सुल्तान पॉडकास्ट के लिए, आपने वक्त निकाला है सर, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी मेहरबानी है जो आपने इतना दूर से आए हैं। सर सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि क्योंकि एक सियासी घराना है आपका, बैकग्राउंड आपका बड़ा एक सियासी रहा है, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे जनाब के वालिद और पीछे बावजदाद। बताइएगा कि सर क्या बैकग्राउंड है, आपके वालिद साहब भी किसी ओहदे पे फाइज थे, आपने भी आला तालीम हासिल की, तो काइंडली सर हमारे साथ वो शेयर कीजिए। ये बागड़ी ख़ानदान, ये जटों का ख़ानदान है जो कोट यूसुफ में हमारा ख़ानदान इधर है। सबसे पहले मेरे परदादा थे चौधरी दौलत खां, वो ज़ैलदार थे इस इलाके के। उसके बाद मेरे नाना जो है ना वो चौधरी खान मोहम्मद, वो ज़ैलदार थे। मेरे वालिद साहब एडवोकेट थे, बाद में वो 1983 में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला रहे हैं। सर आप ADCR रिटायर्ड हुए, इससे पहले आप कौन कौन सी जगह पे और एज आ ACV आप रहे, तो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने अपनी सरकारी लेवल पे रह के कहाँ कहाँ खिदमत सर अंजाम दी। एजुकेशन के बाद मेरी अपना सिलेक्शन हो गई एज ए तहसीलदार,
तो एज ए तहसीलदार जो है ना वो मैंने गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इन 3 अजला में मैंने सर्व किया। उसके बाद एज एसी जब मेरी प्रमोशन होगी तो उस बाद मैं एसी कलर कार, एसी समड़ियाल, एसी डस्का, एसी खारियाँ और ये डीडीओ रजिस्ट्रेशन गुजरांवाला भी रहा हूँ, सियालकोट भी रहा हूँ, एसी रेवेन्यू कमीशन ऑफिस भी रहा हूँ और आखिर में एडीसीआर गुजरांवाला से मेरी रिटायरमेंट जो है सितंबर 2018 में हो गई थी। सर होय संभाला अपने डेरे पे मौजूद, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपका डेरा है, घोड़े भी मौजूद हैं। उस वक्त कितनी घोड़ियाँ मौजूद थीं जब आपने होय संभाला है? जब स्कूल टाइम में देखा तो उस वक्त तो घोड़ियाँ होती थी और वो घोड़ियों पे सवारी करते थे, या नहर, हमारे साथ नहर है, इसकी नहर की पटरी पे हम सवारी करते होते थे। तो नेज़ाबाजी का उस वक्त जो है ना ये हमारे इलाके में इसका कोई रुझान नहीं था। उससे पहले जो मेरे दादा थे वो थॉरोब्रेड घोड़ियों की ब्रीडिंग करते थे। अंग्रेज़ दौर में एक दफ़ा कंपटीशन हुआ था हाफसाबाद में, वो बेस्ट फिली का अवार्ड भी उन्हें मिला था। सर आपके डेरे पे बुखारा लिखा हुआ है, वैसे भी बड़ा एक पुराने कल्चर का और बड़ा खूबसूरत किस्म का डेरा है, उस बुखारे से क्या मुराद है? ये मेरे परदादा के दौर में उस ज़माने में ये शहर जो थे, ये समरकंद, बहारा, ये बड़े मशहूर थे। तो उन्होंने उसकी निस्बत से यहाँ बाग हुआ करता था, तो उस बहारा शहर की मशहूरी देख के और उसकी खूबसूरती का सुन के उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने उसका नाम इसका बहारा रख दिया उन्होंने। तो उस वक्त से ये बहारा ही चल रहा है। इब्तदाई जो सवारी होती है, खुद भी इंसान लगा रहता है, राइडर जो भी कोशिश कर रहा होता है अच्छी घोड़सवारी सीखने की, लेकिन उस्ताद का बड़ा अहम किरदार होता है। तो आपके उस्ताद कौन थे? आपने जो सवारी है वो किससे सीखी? ये बात भी आप कहा जो कि उस्ताद के बगैर 2 बंदा नामुकम्मल है। और मैंने जो सवारी जो आम थी ये तो अपने मामू मेरे थे, उनसे वो मैं सिखाते थे बैठे उठने, घोड़े पे बैठना किस तरह। लेकिन नेज़ाबादी मैंने बड़ी लेट जाके शुरू की। जब मेरी पोस्टिंग हो याद है तहसीलदार खारियाँ, तो नेज़ाबादी वहाँ जाके मैंने जो ना शुरू की। और उसमें जो मेरे बेसिक जो उस्ताद थे जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जो है ना उन्होंने मुझे सिखाया कि वागे किस तरह पढ़नी है और बैठना किस तरह है, वो मियां असगर याद और मियां असगर याद जो गोलियां वाले हैं, ये उन्होंने मुझे सिखाया था। सर सरकारी ओहदे पे भी फाइज बहुत से ज़िले मामलात होते होंगे, तो नेज़ाबाजी के लिए, सवारी के लिए कैसे फिर आप वक्त निकालते थे? क्या आपकी शेड्यूल होता देखिए ना, शौक के लिए बंदा कोई ना कोई वक्त तो निकालता है। तो इसका क्योंकि राइडिंग का शौक भी था, बाद में वे टेंट पैक के साथ मुंसलिक हो गए। तो ऑफिस जॉब के बाद जब पिछला टाइम होता था तो उस वक्त वो टाइम निकाल लेते थे। सर आप क्योंकि सरपरस्त आला हैं रॉयल टेंट पैकिंग क्लब के, तो हमारे साथ रॉयल टेंट पैकिंग की थोड़ी हिस्ट्री शेयर कीजिए कि इसके बानी कौन है, किन्होंने बनाया था और आपकी इसमें शमूलियत किस वक्त हुई, किस सन में हुई रॉयल टेंट पैकिंग में? मैं तो रॉयल टेंट पैकिंग में मैं शामिल हुआ था 93 में शामिल हुआ। इसके साथ पहले ये रॉयल टेंट पैकिंग, ये जो गुजरात मंडी बाउद्दीन पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था, तो ये जो पुराने जो 3 क्लब हैं उसमें रॉयल का शुमार होता। और रॉयल को तकरीबन बने हुए अब 46 ईयर हो गए हैं, बड़ा पुराना जो है ना ये टेंट पैकिंग का क्लब है। तो तादाद के लिहाज से भी ये लास्ट ईयर हमने ये मेट्रो सिटी में सराय आलम की कंपटीशन कराया था, रॉयल चैम्पियनशिप। तो उस वक्त रॉयल के 138 राइडर्स जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये पाकिस्तान के जो 3 बड़े क्लब हैं, शाहीन, सुल्तानिया वान क्लब और रॉयल, ये 3 पाकिस्तान के बड़े क्लबों में इनका शुमार होता है। सर तादाद तो बहुत ज़्यादा राइडर्स की है, आपके क्लब में भी, रॉयल में भी है। एक क्वालिटी जो होती है सवार की साथ साथ घोड़ों की, वो क्या देख रहे हैं ओवरऑल आप? वो कहने को तो कई हमारे दोस्त कहते हैं कि पहले बड़ा स्टैंडर्ड था, पहले बड़ा, लेकिन राइडर्स भी अब पहले से बहुत बेहतर आ रहे हैं, स्टाइल भी बहुत बेहतर हुआ है। और घोड़ों की जो है ना, घोड़ों के क्वालिटी जो है मैं समझता हूँ इस वक्त भी काफ़ी है। पहले ये होते थे घोड़ों के कद कुछ ज़्यादा होते थे क्योंकि मिक्स लोग घोड़े दौड़ाते होते थे। जब से ज़्यादा देसी घोड़े का रुझान हुआ है, ज़ाहिर है हाइट में फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अब भी घोड़े बहुत बहुत अच्छे दौड़ते हैं। सर आपकी नेज़ाबाजी की हम बात करते हैं, इब्तदाई
मामलात सारे समझ के, सारे कवायद कवानीन असूल और ज़वाबित आपने समझ लिए, उनके ऊपर अमल करते हुए पहला मेला आप किस जगह पे आपने पार्टिसिपेट किया? पहला मेला मैंने ये पार्टिसिपेट किया था मंडी बहाउद्दीन में, उसके बाद जेलम में, और जो पहली दफ़ा मैंने जो पोजीशन ली थी वो इसराय आलमगीर में एक छोटा सा मेला था, विलेज खुआर, तो वहाँ मैं थर्ड आया था। फतुहात आपके कमरे में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, कप पड़े हैं, शील्ड्स हैं मुख्तलिफ, और एक से बढ़ के एक जो है ना वो रौनक है शील्ड की अपनी अपनी। फतुहात में से कोई एक यादगार फतह हमारे साथ शेयर करें। फतेह तो सारी यादगार होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो आज भी मुझे मैं याद करते हुए खुशी होती है और फ़ख्र महसूस होता है, उसमें एक तो ये 2004 में जब यहाँ फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेशनल चैम्पियनशिप थी, तो मैंने पहली दफ़ा फोर्ट्रेस में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ मैं फर्स्ट आया था। और वो 7 दिन के कंपटीशन हुए थे उस वक्त ऑल पाकिस्तान। ये चौधरी पीर साहब उस वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने ये मुनक़्क़द कराया था हार्स एंड कैटल शो, और उसके चीफ गेस्ट थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब और गवर्नर खालिद मकबूल साहब थे, और उन्होंने मुझे शील्ड और मेडल जो है ना वो दिए थे। एक वो यादगार, उसके बाद सरगोदा मंडी में सेक्शन मेरी जीती, एक गुजरात डिस्ट्रिक्ट का मेला था, उसमें मैं उस सेक्शन में फर्स्ट आया। तो बेशुमार अल्लाह पाक ने, मैंने नेज़ाबाजी लेट शुरू की, लेकिन जो है जीते में मेरे हिस्से में अल्लाह पाक ने काफ़ी डाली, उसका शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हर बंदे की पसंद है, घोड़े के लिहाज से कौन सी नस्ल को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए जी, नेज़ाबाजी के लिए तो बेहतरीन आइडियल घोड़ा हमारा देसी है, क्योंकि हमारी जो टेंट पैकिंग ये सारी 1200 फुट की हमारी ग्राउंड होती है, तो ये अपना जो है ना ये चंचल भी होता है, स्टाइल भी होता है, बात भी इसकी जो पंजाबी में संगनी कहते हैं, संगनी पाँच है, खूबसूरत लगती है। तो ये बेहतरीन नेज़ाबाजी के लिए है ना, वो मैं देसी घोड़े को जो पसंद करता हूँ। थान पे जो घोड़े मौजूद हैं, कोई हिस्टोरिकल कोई ऐसा घोड़ा मौजूद हो जिसको अब एज अ हिस्ट्री, मेरे घोड़े पे थान पे बाकी भी घोड़े बड़े अच्छे अच्छे मौजूद हैं, ये एक घोड़ा है, इसका ये बाप था, इसकी नस्ल ये है, और मुझे ये बड़ा, क्योंकि देखिए बहुत सारे घोड़े आपके थान पे मौजूद होंगे, कोई एक आधा होता है जो आप बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। देखिए इस वक्त तो उतना पहले मेरे पास बड़ा बड़ा ज़बरदस्त घोड़े आए हैं, बड़े मशहूर है। मेरा शुरू में 96 में घोड़ा था मन का राजा, ब्लैक कलर का था, बड़ा मशहूर घोड़ा हुआ। उसके बाद मेरा एक घोड़ा था मस्त बहार सावेरान था, वो मैंने मिर्ज़े समोर से ख़रीदा था, वो मान वाले बच्चर के सावे घोड़े का बच्चा था, वो बड़ा मशहूर हुआ। उसके बाद एक मेरे पास सावा घोड़ा था, वो प्रीतम नाम का, वो मैंने 10 साल उड़ाया, वो बहुत मशहूर हुआ। फिर एक मैंने बड़े हाइट वाला घोड़ा था, उसका नाम मैंने रखा था सेनापति, वो बड़े शौक से मैंने लिया था। वो जो है वो तकरीबन 3 साल मेरे पास रहा, बड़ी हाइट वाला घोड़ा था, वो मुझे बड़ा पसंद था। तो इसके बाद फिर ब्रेव आर्ट घोड़ा जो है वो मैंने काफ़ी साल जो है ना वो दौड़ाया है, और बड़ा उसने मुझे जीते भी उसने बहुत ज़्यादा दी हैं। तो अब ब्रेव आर्ट के जो है ना वो फिल्ली हमारे पास 1-2 मौजूद है, जो बच्चे हैं उसका बच्चे खास हमारे पास जो है ना वो नहीं, बाहर 1-2 हैं। सर 2025 है, सीज़न चल रहा है नेज़ाबाजियों का, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स करवाए, 1990 से आपने ही कोई इवेंट स्टार्ट करवाया, पहला इवेंट आपने करवाया, उसकी हिस्ट्री बताएं, और एक पंजाब लेवल का बहुत बड़ा मेला करवाया, उस दौर में 700 प्लस जो थे राइडर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन दोनों की हिस्ट्री शेयर करें सर। जो पहला मैंने लगवाया था वो जब मैं एज ए तहसीलदार खारियाँ पोस्टेड था, तो मैंने देखा लोगों को शौक़ है लेकिन मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम मेले होते थे एक आध। तो मैंने एक खारियाँ तहसील के बिल्कुल सामने मिलिट्री की जगह पड़ी हुई थी आर्मी की, जहाँ आजकल मंडी मवेशियाँ लग रही है, तो वहाँ 92 मार्च में मैंने पहला मेला लगवाया। उस वक्त गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के सिर्फ 4 क्लब थे, बाकी पिंडी से सरगोदे से हमने क्लब जो इनवाइट किए थे। पहला मेला मैंने वो लगवाया। उसके बाद मैंने बेशुमार मेले जो हैं वो खारियाँ, गुजरात, सराय आलमगीर, लाला मूसा जो है, समड़ियाल, डस्का, सियालकोट, फरोज़ाला, शुभपुरे वाला जो है वहाँ, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, किला ददार सिंह,
इन इलाकों में मैंने तकरीबन को 45 के करीब जो है ना वो मेले मैंने लगवाए। तो लगवाने का मकसद ये था कि एक तो लोगों को अपॉर्चुनिटी बड़ी शौक था लेकिन मिल नहीं थी रही। सही। वो मेले लगवाने से एक ट्रेंड जो है ना वो डेवलप हो गया और इस वक्त माशाल्लाह सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है 112 क्लब हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हों क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई नया क्लब जो है ना वो बन जाता है। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि इतने ज़्यादा क्लब गुजरात में हर हफ्ते कोई ना कोई नई इनोवेशन आ रही है, नया नया क्लब आपको सुनने को मिलता है, क्या वजह है, क्या समझ रहे हैं इतना शोर शराबा घोड़े का, और क्या वजह क्या है इसके अंदर, क्या आपकी समझ क्या है इसमें? इसके मेन वजह तो ये है कि ये जो घोड़ा है इसके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी अट्रैक्शन पैदा की हुई है कि इसकी अट्रैक्शन के आगे ये पैगंबर और नबी जो है ना वो भी इससे मुतासर होते रहे हैं और वो भी इससे प्यार करते रहे हैं। तो ये इस तरह एक तो लोगों में घोड़े की अट्रैक्शन बढ़ी है, दूसरा इस मेलों की वजह से जो रखने वाले हैं उनकी भी प्रोजेक्शन हो रही है और ख़ास तौर पर जब से मीडिया एक्टिव हुआ है तो मीडिया की वजह से जो हमारे बाहर जो दोस्त हैं हमारे नज़ला के काफ़ी बंदे जो है ना बाहर रहते हैं, वो जब वीडियो देखते हैं कि इससे पहले देखते थे तो वो ऐसा इसकी तरफ माइल हुए हैं। और इसका बेनिफिट मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल अब्राड में है वो घोड़ों की शौक में पड़ गई है, इस वजह से वो पाकिस्तान में आ भी रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, घोड़े भी खरीद रहे हैं, डेरे भी बना रहे हैं, गाड़ियाँ भी ले रहे हैं। तो इस शौक की वजह से उनकी अट्रैक्शन पाकिस्तान में बढ़ी है। 2011 में आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान के प्लेयर बन के बाहर आपने रिप्रेजेंटेशन की, उस वक्त क्या तरतीब थी? नवाब साहब का वक्त था, आपको लेके गए, नवाब साहब के साथ आपका उठना बैठना, और वो हमें वाकया सुनाया ओवरऑल इंटरनेशनल जो टूर हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 2011 और उसके बाद जो आप गए। देखना ये जो इंटरनेशनल जो नेताबाजी है ये तो सखाई और दखाई ये दोनों नवाब मलकदार साहब के मरहूम ने मेहनत है। उन्होंने जिसको वो अपना वो ले जाना चाहते थे वो देखते थे इसमें स्किल है या वो उनका एक जब वो नेताबाजी की टीम तरतीब देते थे उसमें वो देखते थे कि आप बंदा जो है ना वो एटिकेट्स वाला भी होना चाहिए, बाअदब भी होना चाहिए क्योंकि उसने अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है। तो उस तरह वो टीम वो जो लोग सेलेक्ट करके वो ले जाते होते थे, उन्हीं के वहाँ तलक थे उस वक्त। तो ये तो सारी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यहाँ भी नेताबाजी को बड़ा फ़रोग दिया और इंटरनेशनली जो है ना वो तो 100% उन्हीं के मरहूम ने मिन्नत है उस वक्त जब ये शुरू हुई थी। बाद में फिर ये हमारी EF बन गई, EF बनी, पहले प्रेसिडेंट भी नवाब मलकदार साहब भी इसके बने थे। तो उस वक्त जो हम EC मेंबर थे तो अब जो AFP के प्लेटफॉर्म में जो इंटरनेशनल जो है ना इसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपने आप को नुमाया किया है। पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल में इतनी ख़ास को नहीं थी कोई वैल्यू होती, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को हर जगह जो है ना वो अहमियत दी जाती है। और जब से प्रेसिडेंट सुल्तान मोहम्मद अली साहब बने हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। इन्होंने इनके दौर में ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा हमारी टीम ने जो है ना बड़ा अच्छा इन्होंने मेडल्स लिए, बड़ा अच्छा जो है इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया है। फिर इंटरनेशनली जो लोकल पाकिस्तान में है वो कंपटीशन बड़े अच्छे हो रहे हैं। अभी लास्ट तकरीबन मंथ भी नहीं हुआ जो सुल्तान इन्होंने इंटरनेशनल करवाया है वो शाम में, वो नज़्म ज़ब्त के लिहाज से एक काबिल दीद जो है वो एक मंजर था कि जिस तरह उन्होंने वेल अरेंज जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन कराया। इस तरह जी इंटरनेशनल में नए जो आने वालों के लिए राहें खुली हैं, नए नए वहाँ लड़के दौड़ रहे थे। तो ये इनकी बहुत आजकल के नए दौर में इनको बहुत क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बहुत इंटरनेशनल में बहुत नाम कमाया। और बाद की जो ITFP है इंटरनेशनल टेम्परिंग फेडरेशन वो पाकिस्तान की EFP को बड़ी कदर की निगाह से देख रही है और इसे वैल्यू भी देती है।
सर जिस दौर में आप जाते थे इंटरनेशनल टूर पे, अभी तो ये है कि ओवरऑल नेज़ाबाजी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारी टीम जाती है वो लेमन कटिंग, रिंग पासिंग और वो सॉर्ड और उसके साथ होती है, नेज़े के साथ। आप बताइए कि जब आप जाते थे तो उस वक्त क्या ये देसी स्टाइल में ही खेली जाती थी, ये इंटरनेशनल नहीं, यही पैटर्न यही था। बाहर? पैटर्न यही था कि रिंग एंड पैग जो है ना वो भी थे, लेमन कटिंग भी थी। वो सारा जो आजकल पैटर्न है यही सारा सेम था, बल्कि एक आध जो इवेंट इससे भी ज़्यादा था होता था। साउथ अफ्रीका में एक दफ़ा वो उन्होंने एक को की थी, उसे वो पिस्टल के साथ जो है ना बैलून को वो हिट करते हैं और बाद वो बैलून रख के फिर वो सोड के साथ जो है ना वो इवेंट जो है ना प्ले करते हैं। तो ये इवेंट सारे उस वक्त भी थे। सर क्या देख रहे हैं ओवरऑल ईएफपी? आपने बहुत डिटेल से जिक्र भी किया इस वक्त सफदर सुल्तान मोहम्मद अली साहब की ओवरऑल जितनी भी मामलात हैं, अभी नए आगे ट्रायल होने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं मजीद फ्यूचर कहाँ है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का? इंटरनेशनल की तरफ ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें मौके मिल रहे हैं अपना जोहर दिखाने के। तो उससे उम्मीद है जब जैसे जैसे स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे वो ज़्यादा मेयारी खेल होगा और ज़्यादा अच्छे जो हमारी टीम बन सकेगी। सर माशाल्लाह आप इंटरनेशनल जज भी हैं, तो राइडिंग के बाद कैसे आपके जहन में आया कि जजिंग का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि इस गेम को प्रमोट करना है तो लेवल और म्यार बड़ा ज़रूरी है। तो आपके जहन में क्या था इस कोर्स को करके और फिर आगे? उसमें यह था कि पहले जब इंटरनेशनल में सारे जजेस पहले साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन होते थे, फिर ऐसा ऐसा उसमें अरब आ गए। जब अरब इसमें शामिल हुए तो फिर अरबों के काफ़ी जजेस आ गए। तो पाकिस्तान का कोई जज इसमें पहले नहीं था, को ख़ास जो एक्टिव था वो कोई नहीं था। ये ओमान में मैं पाकिस्तान टीम लेकर गया था, तो वहाँ ये वहाँ कोर्सेज हो रहे थे और वहाँ ये जजेस का भी था, कोच का भी था। तो उसमें हमारे 4-5 हम पाकिस्तानी थे, हमने वहाँ पे उसमें फिर ये पार्टिसिपेट किया और उसमें जो ना हमने समझा कि हमारी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि हमारी भी वहाँ आवाज़ पहुँचे और हम गेम के अंदर हों। तो इसलिए मैंने वो जजिया किया। तो अब तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी नए यंग लड़के भी हैं जो जजेस के पैनल पे हैं। कोचेस भी हमारे हैं, कोचेस भी हैं, बल्कि लेडीज़ कोच भी या हमारे वो भी हैं। पाकिस्तान में जो हमारे इवेंट्स होते हैं, देसी लेवल के जो इवेंट्स होते हैं, देहातों से शुरू होके उर्स मेला और इसी तरह आगे बड़े से बड़े शहरों में भी इवेंट्स हो रहे हैं। अक्सर में आपको हमने एज ए जज देखा है, तो क्या फील कर रहे हैं? अब बाहर भी आप देख के आए नेज़ाबाजियों को, पाकिस्तान में भी किस लेवल पे हो रही है नेज़ाबाजियाँ? पाकिस्तान में जो नेज़ाबाजी का लेवल है इस वक्त वो बड़ा हाई लेवल जा रहा है। इस वक्त जो नेज़ाबाजियों का स्टैंडर्ड हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। वो इसमें कि इतने कंपटीशन हो रहे हैं एक साल के अंदर तकरीबन 200-250 के करीब जो इवेंट होते हैं। पहले कभी 7-8, आज से 15-20 साल पहले 7-8 होते थे। और ये भी हुआ है कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 जगहों पे नेज़ाबाजी हो रही है और वो 3-3, 4-4 जगहों पे जो प्लेयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टेंट पैगर है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 12 से 13 हज़ार तक टेंट पैगर है, जो किसी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं। और ये शौक इतना बड़ा, और मैं कहता हूँ कि इस शौक में हर आने वाले बंदे ने अपना हिस्सा डाला है। इसे मैं शुरू करता हूँ उमर रियाज टोना साहब के वक्त से लेकर। उमर रियाज टोना जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था जिसमें जॉर्ज पंजम ने इंग्लैंड से आए थे, तो दिल्ली दरबार के वक्त जब आए तो उमर रियाज टोना ने उन्हें दावत दी अपनी कलरा स्टेट में। तो उस वक्त उमर रियाज टोना, जिन्हें बाद में जनरल का खिताब भी किंग बरतानिया ने दिया था, तो उन्होंने उस वक्त कबड्डी कराई, शिकारी कुत्तों की दौड़ कराई और नेज़ाबाजी कराई। वो नेज़ाबाजी पहली थी जो पब्लिक के सामने हुई थी। पहले नेज़ाबाजी उससे पहले भी जो आई थी वो ख़ास जो है ना वो अंग्रेज़ कराते थे, अपने इवेंट पे कराते थे। पब्लिक को जो देखने के लिए मिली वो उमर रियाज टोना ने जो नेज़ाबाजी कराई वो। तो मैं कहता हूँ उमर रियाज टोना से लेके
मलक ताहर यूनुस वट्टू तक जितने भी इसमें बेशुमार नाम आते हैं, बेशुमार हस्ती हैं जिन्होंने इसे प्रमोट करने के लिए अपना अपना रोल अदा किया है। तो ये अभी तक ये बामे अरूज पर पहुंच ही रही है, आगे आगे जा रही है। अभी इसका जो है ना वही कोई स्टॉप नहीं आया इस गेम का, ये अरूज की तरफ रवां दवा है। क्योंकि पाकिस्तान में पूरी दुनिया का मैप देखें तो हमारा पाकिस्तान मईशत के लिहाज से भी कहा जाता है कि थोड़ा कमज़ोर है। उसके बावजूद हम पूरी दुनिया में देखें, अरब में बहुत ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं, अरब की नस्ल बहुत ज़्यादा मशहूर है। और भी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ घोड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उनकी नस्लें मशहूर है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में, जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा अरूज आ रहा है। ये क्या समझ रहे हैं? मईशत मामलात को भी देखें, घोड़ों की नस्लों को भी देखें, फिर भी अरूज है। इसको आप किस लेवल पे समझ रहे हैं? दिन ब दिन हमारे ख़ास तौर पे यंगस्टर हैं, बड़ी तादाद में वो आप देख रहे हैं अपने ज़बाज़ियों में। ये को थोड़ा बताएं इस हवाले से। इसमें पहले तो मैंने थोड़ा सा आपको पहले कहा था कि एक तो घोड़े में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने डाली हुई है। फिर इसमें जो थ्रिल है, एक शान व शौकत है इस गेम में, और इसके साथ जो लिंक्स बनते हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब के आपके लिंक्स बनते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बनते हैं। तो ख़ास तौर पे जब मीडिया में इसकी कवरेज ज़्यादा आई है तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा मोड़ हुए हैं। और ये तो वो लोग समझते हैं कि यार ये खर्चे वाला काम है, बड़ा महंगा शौक है, लेकिन इसके बावजूद बतदरीज लोग इसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, नए नए क्लब बन रहे हैं, नई नई अब अकेडमियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो ये एक बेहतर साइन है, एक हेल्दी एक्टिविटी है जी। और एक ये बेहतर साइन है कि हमारी नौजवान जो नस्ल है वो इसकी तरफ जो है ना वो आई है। तो जब इसके साथ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वाबस्ता है, जो ब्रीडर्स हैं, छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने घोड़ियों को संभालना शुरू कर दिया। घोड़ों के बच्चे ले, वो बड़े महंगे सेल हो रहे हैं। कोई स्पॉट बना रहा है, कोई काठियाँ बना रहा है, कोई नालबंदी कर रहा है, कोई अपना कोई दाना दब ले रहा है। इस तरह इसके साथ पूरी इंडस्ट्री में ना चलती है। इसके साथ साथ जो है मुलाजमों को जो है ना, उनको जो है साइस है, उनको एक जरिया मिल रहा है रोज़गार का। सर, एज अ जज नेज़रबाजी, आप तमाम ऑडियंस और स्टेज और गेस्ट जितने भी होते हैं उनसे थोड़ा आगे बैठे होते हैं, कैसे देख रहे होते हैं मामलात सारे एक जजिंग के हवाले से? और कभी कोई ऐसा फैसला आया हो, पाकिस्तान में नेज़रबाजी हो रही हो और आप मौजूद हो, और ऐसा फैसला आया हो कि वो करना थोड़ा मुश्किल हुआ हो, वो कोई हमारे साथ शेयर करें। ये जजिंग में हर दफ़ा कोई ना कोई नया जो है ना गेम में आ जाता है इशू कि जिस पे डिस्कशन करनी पड़ती है, कोई नई चीज़ आ जाती है। इसमें लास्ट ईयर्स एक हम इंटरनेशनल टैंपैकिंग हो रही थी डीजी रेंजर्स में, तो उसमें एक अपना राइडर था, अपना बड़ा अच्छा राइडर है माशाल्लाह, उसने अंडर 19 में पार्टिसिपेट किया हुआ है, अली बाबर अल्पा। तो उसने सोड के साथ हिट किया किले को, ठीक। वो जो आगे जो लाइन होती है अपना 10 मीटर की, उसके अंदर ही सोड जो है ना वो गिरी, लेकिन सोड जो है वो घूमती घूमती जो है ना वो बाहर आ गई। और उसमें ये क्वेश्चन था कि इसको नंबर देने कितने हैं। हमारी ये जो लाइन होती है, जो हमारी 10 मीटर की लाइन होती है या 33 फुट वाली, उसके आगे किला अगर चला जाए, ख्वाह वो चक्कर खा के चला जाए, तो हम उसको 4 नंबर देते हैं। अगर लाइन के अंदर आए तो 2 नंबर देते हैं उसमें। तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड या नया केस आ गया था। नहीं, इसी तरह लास्ट ईयर एक पुरान में मलिक सिकंदर टोना साहब भी मेरे साथ थे और भी 2 जज थे। तो वहाँ एक राइडर ने किला मारा और किले के 2 हिस्से हो गए, किले के 2 हिस्से हो गए, और वो दोनों जो है ना वो लाइन के अंदर गिर गए थे। तो वहाँ फिर ये डिस्कशन शुरू हुई थी कि अगर कि इसे 4 नंबर दिए या 2 नंबर दिए जाएं। तो इस दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है। एक दफ़ा पहले आया था कि ये लाइन के अंदर अगर सांग किले को लगती है और लाइन के अंदर गिर जाती है तो बंदा अपना हथियार छोड़ के इसको 0 नंबर दें। इंटरनेशनल में इसको 0 नंबर दिया जाता है। वेपन अगर आपने वेपन आपका अंदर गिर गया है, किला बेशक उसके साथ है, लेकिन इंटरनेशनल में उसको 0 दिया जाता है।
अपना वो सोड हो या किला हो। तो यहाँ हमारी देसी में हम उसको 2 नंबर देते थे। अब कई जगहों पे ये डिस्कशन जो है ना ये चलती रहती है, यार इसको 2 दें या इसको भी 0 ही दें। तो इसके एक जो है वो खला है और कमी है कि हमारे जो इंटरनेशनल के रूल्स तो हैं, पाकिस्तान में जो हमारी देसी निज़ाबाजी है इसके कोई जामिया रूल्स नहीं बने। उसके लिए ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सारे फोरम के जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको इकट्ठा किया जाए, को मेन बंदे जो समझते हैं इस गेम को, ज़्यादा समझते हैं, उनको बुलाया जाए। तो इसके रूल्स की एक बुक बने ताकि वो पूरे पंजाब में या KPK में वो रूल जो है ना वो फॉलो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात में एक नया रूल बना कि जो घोड़ा अगर वाघ चीर जाता है तो उसको अगर वो लाइन क्रॉस कर जाता है किले वाली तो उसको पहले डिस्क्वालीफाई कर देते थे। यहाँ गुजरात वालों ने पिछले 3 साल से ये कहा मीटिंग की कि नहीं, इस तरह जब जो राइडर होता है वो घोड़े को खींचता है, घोड़े का मुंह का खतरा होता है लगने का, तो ये भी खतरा होता है कि बंदे को ऊपर ना चढ़ जाए, तमाशाई को डैमेज हो जाए, क्योंकि उसने कोशिश कर रही है कि मैं किले वाली लाइन क्रॉस ना करूं। तो उसको ये एडवांटेज दिया जाए कि अगर वो सांग नहीं मारता तो उसको दोबारा मौका दिया जाए। ये गुजरात में मंडी में सराय आलमगीर में ये लागू है। लाहौर में हमने नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई थी, नेशनल चैम्पियनशिप में ये इस रूल को हमने फॉलो किया था, इसलिए ये घोड़े का मुंह ना लगे और घोड़ा तमाशाइयों पे न चढ़ दे और उस बंदे को चाँप दिया जाए। लेकिन बाकी अजला में वो कई जगह पे वो कहते हैं नहीं, घोड़ा क्रॉस कर गया तो कर गया, वो नाम ये रहे। और जंग में इस वक्त ये ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने कराया, मैं भी वहाँ जाई था, तो मैंने उनको पूछा इसी इशू पे, उन्होंने कहा नहीं हमारा तो यही है रूल कि अगर वो क्रॉस कर गया तो क्रॉस कर गया। तो ऐसे ये बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि पूरे पंजाब में यकसा कानून लागू करने के लिए कि एक फोरम पे मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ मीटिंग करके हम पूरे एक रूल्स बना के उसकी एक बुकलेट की शक्ल में रूल्स बना दें जो तमाम सवारों तक पहुंच जाए और तमाम ऑर्गेनाइजर तक जो है ना वो पहुँच जाएंगे। सर ओवरऑल घोड़े की बात करें हम, एक म्यारी घोड़ा कैसे तैयार किया जाता है? म्यारी घोड़ा देखिए ना, ये तो अगर बंदा तैयार करने वाला समझदार सियाना है, घोड़े को तैयार करने के नंबर 1 तो पेशेंस चाहिए कि बंदे को हौसला चाहिए, सब्र चाहिए कि वो जल्दी ना करे। घोड़े का सबसे पहला है कि उसका घोड़े के साथ नंबर 1 तो बंदा जिसे तैयार करना है प्यार करे। घोड़ा प्यार मानता है, घोड़े को प्यार करे, फिर उसको इतना प्यार करे कि वो उसकी बात मानने जो है ना, घोड़ा उसकी बात मानने में वो खुशी फील करे। फिर वो उसको जो है ना वो प्यार जिस तरह घोड़े के मिजाज और अपनी अकल के मुताबिक उसको जो है सदाए, उस पे बैठना किस तरह है, फिर घोड़े को किस तरह उसके साथ खुली जगहों पे ले जाने की बजाय अगर वो पहले उससे पगडंडियों पे या पेड़ के ऊपर या नहरों की पटड़ियों के ऊपर उसके साथ खाली जो बंदा ना उसके पे बैठ के 2-4 मील उससे सवारी करे। सवारी से घोड़े का और सवार का जो ना दोनों का एक दूसरे पे इत्मीनान जो होता है। बेसिकली जो घोड़ा होता है, ये घोड़ा एक बेसिकली ये बुज़दिल जानवर है। बुज़दिल आप इसकी मिसाल देख लें, ऐसे एक छोटा सा कुत्ता भी टोंग करेगा तो ये भाग जाएगा, ये उसका कभी खड़ा होकर मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये खासियत पाई है, इसके जीन्स के अंदर ये खासियत है, जब इसके ऊपर राइडर बैठता है तो फिर ये राइडर के बैठने की वजह से, उसका आर्डर ओबे करने की वजह से ये बहादुर और दलेर हो जाता है। और फिर ये दरियाओं पानी में भी छलांग लगाता है, आग में भी लगा देता है, सामने से तीर और नेज़े भी आते हैं, फिर भी ये अपने राइडर का हुक्म मानता है। नस्लों में आपने जैसे देसी की बात की, खूबसूरती में मुंह बड़ा प्यारा होता है, पंजाबी में कहते हैं कंड बड़ी सोहनी है, जादे उसकी कदावर। पाकिस्तान में वो कौन सी ज़्यादा नस्लें, अरब भी हैं कुछ लोगों के पास, उसके अलावा भी कोई नई नस्ल भी किसी ने कोई मिक्स करके कोई नई चीज़ बनाई हो, को आप उस नॉलेज रखते हो तो हमारे साथ शेयर करें। इसमें कोशिश की है बंदों ने काफ़ी। स्पेनिश घोड़े को 2007 में सबसे पहले पाकिस्तान में हम लेके आए थे और मकसद ये था कि उसकी ब्रीडिंग करें,
लेकिन वो स्पेनिश के भी जो रिजल्ट आए हैं वो भी इतने दिल को नहीं लगे। जो थारोब्रेड और अरब का मिक्सिंग हुआ है जिसको हम एंग्लो अरब कहते हैं, उसका भी रिजल्ट नेज़ाबादी के लिहाज से इतना अच्छा नहीं आया। अब ये अगर वो कामयाब है तो वो देसी और थारोब्रेड का क्रॉस कामयाब है, जिसमें थारोब्रेड जो है ना वो तकरीबन ये जो 25% हो, 75% जो है ना वो देसी हो, वो कम्बिनेशन जो है ना वो कामयाब है। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी जो नेज़ाबादी कराई है। वो रेयर चांस है कि फुल थारोब्रेड घोड़ा जो है वो आजकल सबसे अच्छा घोड़ा थारोब्रेडों में जो दौड़ रहा है वो इसका अपना फरहान कान्यू का घोड़ा है, और उसका जो सायर है वो है रिस्क फ्री। ये इम्पोर्टेड थारोब्रेड है। ये किंगरी वालों ने, पीर पगाड़ा ग्रुप ने जो है इम्पोर्ट किया हुआ है। तो उसकी माँ नीचे मिक्स है, लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी नेज़ाबादी थारोब्रेड में जो है ना मैंने जो देखी है वो कर रहा है घोड़ा। नेज़ाबाजी की सैर गुफ्तगू हुई। कोई घोड़ा डांस का भी शौक रखते हैं? पुराने दौरों में बहुत ज़्यादा घोड़ा डांस हुआ करता था मेलों में। नेज़ाबाजी दिन में होनी, शाम में घोड़ा डांस का टाइम होना, बड़े शौकीन हजरात वहाँ आने और एक से बढ़ के एक घोड़ा वहाँ मौजूद होता और उसके जनाब डांस होता। तो कभी ये भी शौक रखा है सर आपने? वो मैंने शुरू में रखा है। मैंने घोड़ा लेके आया था रावी से, बाजार वाला गांव है इधर ये फैसलाबाद में, वहाँ के लिए उस वक्त बड़ा मशहूर डांसर घोड़ा था। तो वो अपना मैं उसे लेके आया था क्लब में लीड करने के लिए। तो मैंने फिर उसका नाम रखा, यही उस ज़माने की बात है जब 60-70 हज़ार का घोड़ा था, लेकिन उस वक्त मैंने ये 2,35,000 का घोड़ा ये ख़रीदा। और ये इसको बाद में इसका नाम जो मेरे पास आया तो मैंने उसका वो रावी वाला नाम चेंज करके रख दिया, रॉयल सल्यूट। रॉयल क्लब के नाम से रॉयल सल्यूट उसका नाम रख दिया। वो बहुत अच्छा घोड़ा था। वो बड़े बड़े अच्छे मेलों में वो ना जो ना वो पहले डांस में बड़ा अच्छा था। उस वक्त मुझे शौक था उस घोड़े की वजह से, लेकिन वो 4-5 साल से ज़्यादा बरकरार जो है ना ये आर्ट्स डांसिंग का शौक नहीं फिरा। बड़ी पुरानी नेज़ाबाजी आप करते आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, अभी भी नेज़ाबाजी के अंदर मौजूद हैं। तो उस वक्त कैसी नेज़ाबाजी होती थी और अभी जो नेज़ाबाजी चल रही है कैसे देखते हैं इसको? नेज़ाबाजी का, क्योंकि हम नेज़ाबाजी के शौकीन हैं, हमें हर इसका रंग जो है ना और हर वक्त इसका अच्छा लगता है। पहले ये प्योर जो गेम थी नेज़ाबाजी, ये थी ज़मींदारों की गेम। फिर ऐसा जैसे जैसे इरतकाई मनाज़िर ये तय करती गई, तो जब इसका ज़्यादा शौक़ बढ़ा तो अब इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफ़ी आ गए हैं। अब ये शहरों में भी आ गई है, तो शहरों में आ गई है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से ये है कि उन्होंने इसे एक नया स्टाइल दिया है कि क्योंकि वसाइल ज़्यादा होते हैं ज़मींदारों की निस्बत, तो उन्होंने यहाँ जो हॉर्स बॉक्स बड़े अच्छे बना लिए, उन्होंने जो स्टड फार्म आपने बड़े अच्छे बना लिए, स्टेबल बड़े अच्छे बना लिए, ये मीडिया पे उनकी कवरेज भी बड़ी आ रही है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सिर्फ एक ये कहूँगा कि जो फील मैं कर रहा हूँ और जिससे थोड़ा थोड़ा खौफ आता है कि ये जो गेम इतनी अच्छी गेम है ये कहीं तबकाती तकसीम में ना आ जाए। उसके लिए मैं मैसेज दूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है नए आने वालों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी, कि इस गेम को जो इसका हुस्न था वो इसका मांद ना पड़ने दे। वो इसका हुस्न ये था एक दूसरे से मलाप, मेला मलाप से निकला है। मेला मेलियां था, मेला मलाप से है कि वहाँ एक दूसरे को मिलते हैं। अब हमने ये किया, हमने मिलना अपना थोड़ा कम कर दिया। हम अपने मोर्चे में बैठ जाते हैं नेज़ाबाजी में। कोई अपनी छत के ऊपर बैठ गया, अपने आसपास के ऊपर बैठ गया, किसी ने अपना टेंट लगा लिया। वो चाहिए कि जिस तरह हम पहले एक दूसरे को मिलते थे और हमें वो जब पुराने सवार जब ज़मींदार मट्टी भी पड़ी होती थी, पसीना भी आया था, फिर भी मिलते थे तो हमें खुशी महसूस होती थी उनसे। वो जो है ना वो मैं कहता हूँ कि नए आने वालों को भी उसी तरह मिलना चाहिए पुराने सवारों को, क्योंकि ये जो पुराने सवार हैं, जो पुराने जिन नेज़ाबाजी है, असल नेज़ाबाजी के वारिस ये लोग हैं। इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब दावती प्रोग्रामों में ये बंदे इग्नोर हो रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए कि इन बंदों को इग्नोर ना करें, इनको भी बीच में लेके आएं।
और दूसरा जो हम ये जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जो है ना, जिस तरह पूरी दुनिया में प्रोफेशनलिज्म चल रहा है, तो उनको हम जो है ना, उनको भी हमें इज्जत देनी चाहिए कि वो एक अच्छा सवाल है, उसको इज्जत दें। हम वो ये ना देखें यार ये अपना ये जो है ना, ये फीस लेके दौड़ रहा है। फीस लेके दौड़ना जो है, इस सब पूरी दुनिया में रोनाल्डो को सऊदी अरब वाले कितना दे रहे हैं, प्रोफेशनल है, दे रहे हैं। तो वो ये उसमें ये जो तबकाती तकसीम से उससे हमें बचना है सब ने। यही मेरा आज का लेसन है कि एक उनको भी हम उतनी इज्जत दें जितने नए आने वालों को दे रहे हैं, और नए आने वाले भी पुराने बंदों को इज्जत दें जिस इज्जत के वो मुस्तहिक है। घोड़ों पे, नेज़ाबाजी पे, आपकी जजिंग पे हमने बहुत सी गुफ्तगू की। लास्ट में घोड़े की ताज़ीम के ऊपर आप ज़रूर कुछ हमें मैसेज दें। देखिए, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसका आप सबको पता है कि जिसका कुरान पाक में जिक्र आया जी, जिसको अंबिया ने भी लाइक किया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, नबी पाक हमारे जो वो भी घोड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और तारीख में घोड़ों के बड़े बड़े कई सैकड़ों घोड़े हैं जिनके नामों का आज भी हिस्ट्री में, जिन पे में बड़ी बड़ी मूवी बन चुकी हैं, बड़े बड़े लिखा गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद का एक घोड़ा था जंग खदर के वक्त, उस घोड़े पे ब्लैक कलर का घोड़ा था, उस घोड़े पे अरबी में 20,000 शेर कहा गया। मैं देखी वो एक घोड़े को इस लेवल पे जो ना देखा गया, तो इसकी जो तज़ीम कर रहे हैं, ये एक बाबरकत जानवर है, इसकी पेशानी में अल्लाह पाक ने बरकत रख दी है। तो ये तो जिस घर में होते हैं उसमें बरकतें ही बरकतें होती हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, सरपरस्त आला रॉयल टेंट पैकिंग क्लब के चौधरी जुल्फ़कार अली बागड़ी साहब ने बड़ी डिटेल से अपनी इब्तदा बताई। सरकारी ओहदों पे फाइज होने के साथ साथ नेज़ाबाजी में भी इन्वॉल्व रहे, बहुत सी फतवात भी हासिल की, इंटरनेशनल जज भी हैं, इंटरनेशनल भी टूर कर चुके, पाकिस्तान की नेज़ाबाजी का ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। तो इस सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नई लोकेशन पे, नए जोश जज्बे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।